जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी पुलिस जेल वार्डर 2026 की जीके जीएस की क्लास में, जिसके अंदर हम जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं 2015 से 2025 जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी सीरीज आपको इसके अंदर करवाई जाएगी। 15/15 नंबर आपको जीके जीएस में पूरी सफलता 100% सफलता कब मिलेगी? जब आप डेली क्लास को ज्वाइन करोगे। आज हमारी ये क्लास नंबर 9 है। अगर आपने पहले वाली जितने भी क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। अपना सिलेबस कंप्लीट करें। हरियाणा जीके डेली सुबह 7 बजे मिलती है क्लास, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स की डेली रात को 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज़ में आप कंप्लीट पीडीएफ जो है ले सकते हैं हरियाणा ग्रुप डी पीवाईक्यू। आज का हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लागू किया था? भू राजस्व के रूप में कितना लागू किया था? 1/2 भाग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान भू राजस्व का पुनर्गठन किया और फसल की नपाई का आधा भाग भू राजस्व के रूप में वसूला। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और भी कुछ लागू अलग से कर यानी कि टैक्स लागू किए गए थे। जजिया कर, जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भूमि कर यानी कि जिसको खराज कहा जाता था, भूमि कर किसके लागू? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गृह कर, चोरी कर, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किए गए। जफर खां जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, वह निम्न में से किसका सेनापति था? तो वो किसका सेनापति था? वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। मंगोलों से लड़ते हुए युद्ध के अंदर वो मारा गया था। पहले शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया भी था कि जो जफर खां थे वो दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए वो मारा गया था, और अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान ही उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर निम्न में से कौन शासक शासन कर रहा था? तो देवगिरी के ऊपर कौन से शासक थे जो शासन कर रहे थे? नाम था उनका रामचंद्र देव। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी के अंदर 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था, और उसमें देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर, रणथंबोर मोस्ट इंपोर्टेंट है, रणथंबोर पर 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1301 ईस्वी में। रणथंबोर के शासक उस टाइम पे कौन थे? हमीर देव। हमीर देव रणथंबोर के शासक थे, हमीर देव। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा नया कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? बिक्री कर, घरी कर, जजिया कर, जकात। तो घरी कर लगाया गया था, घरी कर। जजिया कर तो था ही, नया कर कौन सा लगाया गया था? घरी कर, घर के ऊपर लगने वाला कर। 1306 ईस्वी के पश्चात, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के मध्य कौन सी सीमा थी भाई? तो राइट ऑप्शन रहेगा रावी नदी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में रावी नदी जो है सीमा थी। 1306 ईस्वी में दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का जो मंगोल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो था कबक, उनका नाम था कबक। और इस आक्रमण को रावी नदी के तट पर गाजी मलिक और मलिक काफूर के द्वारा रोक दिया गया था। गाजी मलिक और मलिक काफूर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा, नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य: घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था, अस्थाई सेना की व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है,
अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी श्री के नाम से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, श्री के नाम से उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसने उसे अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? राइट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी शासक के सेनापति थे और अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए उन्होंने भेजा था। मलिक काफूर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। हजार दिनारी। हजार दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है? मलिक काफूर को जाना जाता है। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? देखिए, रणथंबोर विजय के बाद 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर विजय के बाद जाहोर की घटना हुई थी। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फुतूह के अंदर जाहोर की घटना का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख फारसी भाषा के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। सराय ए अदल, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का वृत्तांत है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक का नाम था भाई याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। देखिए, इन क्वेश्चन को देख के पजल नहीं होना है, बस करते जाओ, रिपीट करते जाओ, बार बार क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। हिस्ट्री जो है बीच में कुछ बाबर वाले जो टॉपिक हैं, यानी कि अगर आप बोलो प्राचीन इतिहास आपको जल्दी याद हो जाता है, आपको आधुनिक इतिहास आपको जल्दी हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डेट है और जो नाम है वो थोड़े अलग आपको लगते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास से इतने क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, ज्यादातर क्वेश्चन प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, लेकिन मध्यकालीन से भी आता है क्वेश्चन, तो इतना ही कर लोगे तो आपके लिए काफी है। ठीक है। नेक्स्ट, गाजी मलिक के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद जरूर करने हैं। गाजी मलिक के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। और 1320 ईस्वी के अंदर 1320 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और तुगलक वंश की स्थापना की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और कब स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक और अन्य किस नाम से प्रसिद्ध था? मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध था। मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी। ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई थी? अभी मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में काल क्रम इनका पूछ लिया जाता है कि कौन सा वंश पहले था कौन सा बाद में था, ऐसे पूछा जाता है। सबसे अधिक शासन किया था तुगलक वंश ने, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैं सभी का आपको शासन बता रहा हूँ। लोधी वंश का जो शासन था वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी। खिलजी वंश का जो शासक था वो था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। इनका कालक्रम पूछा जाता है, फिर बोल रहा हूँ कालक्रम, यानी कि कौन सा वंश पहले है कौन सा बाद में।
तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से लेकर 1451 ईस्वी, 1451 ईस्वी। दास वंश या जिसको आप गुलाम वंश बोलोगे, यहाँ पे 1206 से लेकर 1290। मामलुक वंश भी कहा जाता है, दास अलग है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुलाम वंश, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। खिलजी वंश, तुगलक वंश और एक और था सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश कौन सा? 1414 से लेकर 1451। तो यहाँ पे अगर कालक्रम पूछे तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले इनमें से कौन सा था? गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश 1320 से 1451, या बीच में सैयद वंश भी आया। खिलजी वंश तुगलक वंश के बीच में 1414 से लेकर 1451, तुगलक वंश के बीच में आया सैयद वंश। फिर बाद में आया लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। इनका कालक्रम पूछा जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दो समय तक शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने किया है। नेक्स्ट, जौनपुर शहर किसकी याद में बसाया गया था? ऐसे क्वेश्चन करने हैं। जौनपुर शहर बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर शहर की स्थापना अगर आपसे पूछे जाए किसके द्वारा की गई थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और भी बहुत सारे शहर बसाए गए। फिरोजपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर शहर की स्थापना की गई। फतेहाबाद जो हरियाणा के अंदर है, फतेहाबाद की स्थापना की गई, फतेहाबाद की स्थापना। फिरोजाबाद की स्थापना की गई, फिरोजाबाद। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद। हिसार की स्थापना की गई, हिसार की स्थापना। ठीक है, और भी बहुत सारी स्थापना की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? एक मोरक्को यानी कि अफ्रीकी यात्री था। और कब आया था ये भारत के अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी के अंदर ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल रेहला, या रेहला भी बोल देते हैं। तो पूरा क्या नाम क्या है? किताब उल रेहला। और इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है इब्न बतूता के द्वारा। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश का था? अभी मैंने बताया अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहां लेकर गया था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन था इनका? 1325 से 1351, 1325 से लेकर 1351। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। देवगिरी भी कहा जाता है, दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी कहां से कहां? दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? भैया ऐसे क्वेश्चन पक्के करने हैं। दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं का त्योहार है मुख्य रूप से होली, उसके अंदर भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान या सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक उदार था, सहिष्णु भी था। ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं मेरे दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता तो मैंने आपको बताया कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? किताब उल रेहला लिखी गई थी।
अमीर खुसरो की मैंने आपको बताया खजायन उल फुतू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ खजायन उल फुतू। खजायन उल फुतू किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। इब्न बतूता बहुत बार बता दिया, किताबुल रहला। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद, ठीक है। और जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था भाई? रोजगार दफ्तर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गरीबों हेतु दान विभाग खोला था जिसको दीवान ए खैरात कहा जाता था। दीवान ए खैरात, मोस्ट इंपोर्टेंट, दीवान ए खैरात, गरीबों हेतु दान विभाग। दासों के लिए, जो दास होते थे उनके लिए एक दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान विभाग, लोक निर्माण विभाग, बहुत सारे विभाग। दीवान ए खैरात की स्थापना अभी बताया आपको, दीवान ए खैरात, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने जो विधवा मुस्लिम स्त्रियां थी उनकी सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर, जकात, खराज, तो जजिया कर ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने लगाया? वो मेरे दोस्तों किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? वो था फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा थी एक फुतुहात ए फिरोज शाही, जो फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था भाई? कौन से सुल्तान थे जिन्होंने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। अशोक के टोपरा और मेरठ से दो स्तंभ लेखों को दिल्ली निमन में से कौन सा सुल्तान लाया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा, टोपरा कला, टोपरा गांव है यमुनानगर के अंदर। दो स्तंभ, तो अशोक के टोपरा और मेरठ से दो स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? 5वीं मंजिल का निर्माण भी भाई फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और भी इमारतें, गुजरी महल हिसार के अंदर, हिसार फिरोजा हिसार के अंदर, ठीक है, इनका निर्माण भी करवाया गया। अनुवाद विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? अनुवाद, हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय थे उनके बीच में जो विचार थे हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के, उनके बीच में आपसी समझ को स्थापित करने के लिए स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनुवाद विभाग की। राजकीय खर्चे पर हज भेजने की व्यवस्था निम्न में से किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? राजकीय खर्चे पर हज भेजने की व्यवस्था किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उनके दासों की संख्या कितनी? उनके दासों की संख्या थी 1,80,000। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? वो भी फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था भाई? तैमूर का जब आक्रमण हुआ था, कब हुआ था तैमूर का आक्रमण दिल्ली के ऊपर? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन अहमद, नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और तैमूर के द्वारा इस आक्रमण के दौरान तुगलक वंश नष्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो नसीरुद्दीन अहमद ही था। ऑप्शन नंबर डी। 1412 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1412 ईस्वी में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी भाई? 1336 ईस्वी में की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, हरिहर और
बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी के अंदर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी मेरे दोस्तों हम्पी। हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे? काकतीय सामंत थे। काकतीय वंशा बोलते हैं, काकतीय सामंत थे। चार चार वंश आए हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। कौन कौन से वंश आए हैं? संगम वंश एग्जाम में पूछे जाते हैं। संगम वंश एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा बताइए? विजयनगर साम्राज्य में इनमें से कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। अराविडु वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, ये सभी के सभी विजय साम्राज्य के अंतर्गत चार राजवंश थे। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था भाई? किसके शासनकाल में आया था? वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने किसके नाम पर विजयनगर के पास नागलापुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? अपनी माता के नाम पर की थी भाई, अपनी माता के नाम पर। इनकी माता का नाम था मेरे दोस्तों नागल देवी। नागल देवी, नागल देवी। तो विजयनगर के सम्राट थे कृष्णदेव राय। उन्होंने अपनी माता नागल देवी के नाम पर विजयनगर के पास एक उपनगर नागलापुर की स्थापना की थी। एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था बारबोसा। एक पुर्तगाली यात्री बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कौन आया था? बारबोसा। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की जिसे आमुक्तमाल्याद के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आमुक्तमाल्याद के नाम से। आमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा के अंदर किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके हरियाणा एग्जाम के अंदर। आमुक्तमाल्याद किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेव राय के द्वारा। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा के अंदर लिखी गई है। ठीक है। और कौटिल्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र जो रचना की गई उसके समान ही है ये। शासन कला के ऊपर आधारित है, राज व्यवस्था के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था भाई? सबसे पहली बात तो तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में हुआ था। तो किस किस को लूट लिया था? विजयनगर को। किस शहर को लूटा था? विजयनगर को लूटा था। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध यहाँ पर हुआ था। गोलकुंडा, बीजापुर, चार मुस्लिम राज्य, ठीक है, उनके बीच में हुआ था। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और अहमदनगर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज, कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज किसको कहा जाता था? आठ तेलुगु कवि को, आठ जो तेलुगु कवि थे उनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना की गई थी भाई वीर नरसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुलु वंश कब से कब तक शासन था? 1505 से 1565। तो 1505 से 1565 तुलु वंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बताइए, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? सैन्य कमांडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैन्य कमांडर। नेक्स्ट बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? ये तो मैंने क्वेश्चन करा भी दिया आपको। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निकोलो द कोंटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है। निकोलो द कोंटी, इटली का निवासी। निकोलो द कोंटी, निकोलो द कोंटी।
कहाँ का? इटली का निवासी। उस समय शासक कौन थे? उस समय थे देवराय प्रथम। किसके शासनकाल में आया था ये? देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो दे कोंटी आया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को किस रूप में जाना जाता था? उनको जाना जाता था कुदिरई चेट्टी के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुदिरई चेट्टी या घोड़े का व्यापारी बोलते थे इनको, ठीक है। कुदिरई चेट्टी को क्या बोलते थे? घोड़े का व्यापारी। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? प्रोविडा शैली, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर अगर आपने देखा हो, सुना हो, विट्ठल स्वामी मंदिर सुना हो, तो ये प्रोविडा शैली के उदाहरण थे। प्रोविडा शैली की विशेषताएं, मंडपम होते थे इसके अंदर, बहुत स्तंभ स्तंभ बनाए जाते थे, पिलर बनाए जाते थे, उनका मंडप बनाया जाता था, ये इनकी विशेषता थी। तो स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है? कृष्ण देव राय को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ में, जिसमें कृष्ण देव राय की जीत हुई थी। कुली कुतुब शाह के बीच कृष्ण देव राय और कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के सुल्तान थे। कृष्ण देव राय विजयनगर का सुल्तान था, विजयनगर का शासक था। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का सुल्तान था, उनके बीच में लड़ा गया था। कृष्ण देव राय की इसके अंदर जीत हुई थी। विजयनगर के किस शासक ने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो उनका नाम था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट, तेलुगु के प्रथम कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? श्रीनाथ रहते थे देवराय द्वितीय के। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपने दूत मंडल को भेजा था? बुक्का, हरिहर था, एक बुक्का था, तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तीन समुद्रों का स्वामी किसको कहा जाता था? तीन समुद्रों का स्वामी बुक्का प्रथम को कहा जाता था। मदुरई विजय कृति में किसने अपने पति के विजय अभियानों का उल्लेख किया था? वो किया था गंगा देवी ने। गंगा देवी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मदुरई के राजा के विरुद्ध में एक कुमार कंपन था, एक सफल अभियान चलाया गया था और उसमें ये सफल हुए थे। तो मदुरई विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का उल्लेख किया था गंगा देवी। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? वो थे विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। वह कौन सा मंदिर है जिसके 56 तक्षित स्तंभों में से संगीतमय स्वर निकलते हैं? वो है विट्ठल मंदिर। विट्ठल विट्ठल पांडुरंग, आपने सुना हो तो, विट्ठल विट्ठल, ठीक है। कहाँ पर है विट्ठल मंदिर? हम्पी, कर्नाटक, विजयनगर के अंदर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे में से क्या कहा जाता था उनको? उनको कहा जाता था महानवमी दिबा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? गोलकुंडा किला, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा, कुतुब शाही राजवंश, गोलकुंडा सुल्तान सल्तनत के नाम से भी इसको जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने किताब ए नोरस नामक, किताब ए नोरस पुस्तक, किताब ए नोरस लिखी गई थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, सुर्की साम्राज्य की राजधानी, जो सरकी साम्राज्य था, सरकी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? जौनपुर। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत के सिराज के रूप में जाना जाता है हुसैन शाह को, भारत का सिराज, ठीक है। और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसने जौनपुर को अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? वो था बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। दक्षिण में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को किस रूप में जाना जाता था?
यहाँ से पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को किस रूप में जाना जाता था। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है भाई, ठीक है। क्लासेज अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना। हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा पजल करने वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं होता है। प्राचीन और मध्यकालीन, प्राचीन और जो आधुनिक इतिहास है, अभी आधुनिक इतिहास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, बस ये खत्म होने वाला है, 10-15 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद में आपका आधुनिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहो। ये हमारी क्लासेज का टाइम है, सुबह 11 बजे, सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली करवाई जाती है। जीके ये सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास लगती है। अगर आपने पहले वाला सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में अपनी PDF प्राप्त करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।